हेलो जी, राम जी, गुड इवनिंग और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 की ये वीडियो है। तो जैसे कि आपको बताया, हम यूनिट नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर आज हम यूनिट नंबर 2 को फिनिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं। तो आज की इस वीडियो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 की हम वीडियो लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको बताएं, हम पीछे की वीडियो में अपनी यूनिट नंबर 1 जो है वो फिनिश कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है आज का वो है संगमन धातु जटिल यौगिकों के चुंबकीय गुण। ठीक है। और इस चैप्टर की जो फर्स्ट हेडिंग हमारी वो है पदार्थों के चुंबकीय गुण। तो दोस्तों, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका क्या निकलता है? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये निकालेगा एग्जामिनर, जो पदार्थों के चुंबकीय गुण थे वो कब दिए गए, किसने दिए? फैराडे ने दिए। ठीक है, 1845 में। अब देखो, इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फैराडे ने 1845 में आविष्कार किया कि चुंबकीय गुण प्रत्येक वस्तु अथवा पिंड को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या बताया था? फैराडे जी ने ये बताया था कि जो चुंबकीय गुण जो होता है वो प्रत्येक वस्तु अथवा पिंड को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। और यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन क्या निकल देगा? सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से ये निकलता है कि जो आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि क्या होते हैं वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि जितने भी, देखो फैराडे जी ने क्या किया, जितने भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ थे उनको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से में? उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो कौन कौन से। इनमें से फर्स्ट नंबर पे था प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती क्या है? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, देखो वे पदार्थ, ये क्या है? ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, यानी कि पदार्थ को रख दिया। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक के प्रति क्या होते हैं, यानी कि चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण करते हैं और क्षेत्र के ये जो होते हैं ये प्रबल भाग से दुर्बल भाग की ओर चलते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एक बार और देख लो। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने पदार्थ को रखा। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर किसी पदार्थ को रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपका होता है चुंबकीय पदार्थ। ठीक है जी। ठीक है, जब मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया, किसी पदार्थ को रखा, तो ये वाला जो पदार्थ था ना, ये चुंबक के प्रति क्या होता है? ये प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना, चुंबक के प्रति क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और ये जो क्षेत्र का प्रबल भाग नहीं होता है, जो जो प्रबल भाग से क्या करते हैं? दुर्बल भाग की ओर चलते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं, इस पूरे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है दोस्तों, इसकी जो चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है, इसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता का मान जो होता है दोस्तों वो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब दोस्तों देखो, एक और पॉइंट है यहाँ से निकाला जा सकता है, एग्जामिनर हो सकता है। देखो, जब कभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, देखो अगर जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जब मैं उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बल रेखाएं जो होती है वो पदार्थ से क्या होती है, यानी कि दूर चलने लगती है। कहाँ से? दूर जाने लगती है। देखो, जब कभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल रेखाएं जो होती है वो पदार्थ से दूर चलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन निकाला जा सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने क्या किया था, जितने भी आपके पदार्थ जो होते हैं जो आपके चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उनको फैराडे जी ने 3 भागों में डिवाइड किया। इनमें से पहले थे आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरे जो हैं आपके वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, दूसरे आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ होती क्या है। देखो वे पदार्थ, देखो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इस बार ठीक है ना, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अर्थात वे दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर चलते हैं। ठीक है ना, अर्थात वे जो होते हैं वे वाले दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर चलते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से डेफिनेशन क्या बन गई आपकी? डेफिनेशन ये बन गई अनुचुंबकीय पदार्थ की। देखो, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात वे दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर चलते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
अब दोस्तों देखो, इनके लिए देखो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो होता है धनात्मक, ठीक है ना। जो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से कि चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए जो मान जो होता है वो होता है धनात्मक। अब देखो ये वाला जो चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए जो मान जो होता है ये होता है आपका धनात्मक होता है, ठीक है जी, होता है धनात्मक। और ये वाला जो मान जो होता है ना आपका, ये वाला मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और ये कौन से टेम्परेचर पर, और देखो क्यूरी टेम्परेचर आपका क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है आपका ये वाला, ठीक है। यानी कि ये वाला जो टेम्परेचर होता है ना, ये वाला जो मान जो होता है ये इस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। और इसी ताप को हम क्या कहते हैं, क्यूरी नियम का पालन करता है, ठीक है। ये वाला जो टेम्परेचर है क्यूरी नियम का पालन करता है, ठीक है। ये रहा देखो, ये क्यूरी टेम्परेचर ही तो है, क्यूरी का नियम, ये क्यूरी नियम का पालन करता है, ठीक है। और जहाँ पे ये क्या होती है, ये होती है आपकी चुंबकीय सुग्राह्यता, ठीक है। इसको हम कहते हैं साई, इसको हम कहते हैं चुंबकीय सुग्राह्यता, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है एग्जामिनर ये निकाल ले, देखो फिर से बन गया। जब अनुचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो बल रेखाएं जो होती है ना, बल रेखाएं एकत्रित, यानी कि इस बार क्या होने लगती है, बल रेखाएं एकत्रित यानी कि इकट्ठा होने लगती है, एक जगह एकत्रित होती है, ठीक है ना। देखो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो बल रेखाएं जो होती है एकत्रित होने लगती हैं, ठीक है। अब ये और बताओ सर जी कि ये जो बल रेखाएं जो होती है ये एकत्रित क्यों होने लगती हैं। ये एकत्रित बेटा इसलिए होने लगती हैं क्योंकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है ना, ये आपका दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर जाता है, ठीक है ना। जब ये दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर चलता है तो बल रेखाएं जो होती है ना, बल रेखाएं एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं, ठीक है। बल रेखाएं जो होती है एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं, ठीक है। अब आपने पीछे देखा होगा कि जब पदार्थ आपका प्रबल भाग से दुर्बल भाग की ओर चल रहा था, जो बल रेखाएं जो थी, बल रेखाएं एकदम से दूर जाने लग रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा जो दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर चल रहे हैं हम, जब दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर चलेंगे जो बल रेखाएं जो होगी ना आपकी, बल रेखाएं इकट्ठा होने लग जाएंगी, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फेरचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा फेरचुंबकीय पदार्थ। अब देखो फेरचुंबकीय पदार्थ के बारे में थोड़े जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आना है इस टॉपिक के अंदर से, 100%। हो सकता है 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए यहाँ से निकल के, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ से आना जरूर है। अब देखो फेरचुंबकीय पदार्थ, फेरचुंबकीय पदार्थ देखो, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, वो वाला पदार्थ आकर्षित होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ से। देखो जब किसी पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हो तो वो पदार्थ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक है ना। और उसे आप कह सकते हैं कि वो उन्हें हम चुंबकीय भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। और उन पदार्थों को हम चुंबकीय भी बनाए जा सकते हैं उनसे हम, ठीक है। तो हम ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फेरचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ये जो फेरचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना, इनकी संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। इनकी संख्या बहुत ही कम, जैसे फॉर एग्जांपल निकिल, आयरन, कोबाल्ट आदि, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, यानी जैसे निकिल है, आयरन है, कोबाल्ट है, इनको हम फेरचुंबकीय पदार्थ भी बनाया जा सकता है। इनका हम फेरचुंबकीय का मतलब इनको हम चुंबकीय भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये वाला बहुत ही बार पूछा गया है, ये म्यू का जो मान होता है इसके लिए अधिक परिमाण का क्या होता है, धन मान होता है, ठीक है ना। इसके लिए जो म्यू का जो मान होता है, म्यू का मान होता है वो होता है अधिक परिमाण का धन होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए जो म्यू का मान होता है वो होता है अधिक परिमाण का धन मान होता है, ठीक है। और ये जो मान, ये वाला जो मान होता है ना, ये क्यूरी नियम का पालन करता है, ठीक है।
ये वाला जो मान होता है ये आपका क्यूरी नियम का पालन करता है। ठीक है जी, क्या करता है, ये वाला जो नियम होता है आपका ये क्यूरी नियम का भी पालन करता है। ठीक है, और इस ताप को हम क्या कहते हैं, इस ताप को क्यूरी बिंदु अथवा चरम ताप कहते हैं। इस ताप पर जो होता है, इस ताप पर पदार्थ कैसा होता है, इस अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, इस ताप पर जो पदार्थ होता है वो होता है अनुचुंबकीय हो जाता है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल रहा है आपका, ये वाला, जैसे कोबाल्ट और निकिल। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल के लिए क्यूरी बिंदु के मान, जो क्यूरी बिंदु के मान होंगे क्रम से वो होंगे 1100 डिग्री सेल्सियस और तथा 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कोबाल्ट और निकिल के लिए क्यूरी बिंदु के मान क्रम से क्या क्या होंगे। वो होते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस और कोबाल्ट के लिए होता है 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्यूरी बिंदु के देखो, क्यूरी बिंदु जो होगा इसके ऊपर ताप पर फेरस चुंबकीय पदार्थ, जो क्यूरी बिंदु जो ताप होता है इसके ऊपर फेरस चुंबकीय पदार्थ क्यूरी वाइस नियम का पालन करता है। ठीक है, किसका करता है, क्यूरी वाइस नियम का पालन करता है। अब देखो यहाँ पे आपका क्यूरी टेम्परेचर क्या था, ये वाला तो आपका पूरा क्यूरी टेम्परेचर ही है। देखो ये वाला जो आपका क्यूरी टेम्परेचर है इसके अंदर जो है थीटा क्या है, थीटा वाइस स्थिरांक है। ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर के अंदर एक दूसरा क्या स्थिरांक आ गया, इसके अंदर हमने एक दूसरे वाला स्थिरांक इंक्लूड कर दिया, वो आ गया थीटा, जो कि वाइस स्थिरांक है। ठीक है, तो ये हमारे खत्म हो चुके हैं तीनों। ठीक है, हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, यानी कि जो आपके पदार्थों के जो चुंबकीय गुण थे फैराडे जी ने इनको 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमने इनको तीनों को ही यहाँ पे फिनिश कर दिया। और अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ये हमारी बिल्कुल एकदम न्यू हेडिंग है, चुंबकशीलता। ठीक है जी, बिल्कुल चुंबकशीलता। अब देखो चुंबकशीलता होती क्या है, यहाँ से ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से चुंबकशीलता क्या होती है या इसके लिए वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चुंबकशीलता देखो, यानी कि वे पदार्थ जो अनुचुंबकीय तो होते हैं, वे पदार्थ जो अनुचुंबकीय नहीं होते जबकि क्या होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अनुचुंबकीय तो नहीं होते हैं जबकि क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, उन्हें हम चुंबकशीलता कहते हैं। अब देखो इनके लिए चुंबकशीलता होती क्या है, चुंबकशीलता जो होती है आपकी वो होती है F बराबर 1/μ m1 m2/r²। ठीक है जी, ये होती है। अब देखो जहाँ पे m1 क्या होता है, m1 और m2 जो होता है यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, सॉरी, जो m1 और m2 जो होता है वो दोनों ध्रुवों के बीच का क्या होता है, वो दूरी नहीं होती, यहाँ पे वो होता है द्रव्यमान। ठीक है, और r2 जो होता है वो होता है आपकी दूरी होती है। ठीक है, अब देखो म्यू की हम बात करते हैं। म्यू जो होते हैं यहाँ पे म्यू होता है चुंबकशीलता। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार निकल के आया हुआ है, जो म्यू जो होता है यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ निकल के यहाँ से, जो म्यू के लिए अनुचुंबकीय जो पदार्थ जो होते हैं उसके लिए म्यू का मान क्या होता है, यानी कि जो चुंबकशीलता जो होती है उसके लिए अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए 1 से ज़्यादा होता है, कम होता है। जो अनुचुंबकीय जो चुंबकशीलता जो होती है ना उसके लिए अनुचुंबकीय पदार्थ का मान 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जो म्यू का जो मान होता है ना अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए वो होता है 1 से ज़्यादा होता है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं अधिक से अधिक कितना हो सकता है, इसके लिए अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो अधिक से अधिक जो मान हो सकता है वो म्यू का वो हो सकता है 10⁻³ या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, या तो 10⁻³ होगा या फिर इससे भी अधिक हो सकता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है चुंबकीय सुग्राहिता। देखो चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है, चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है आपकी ये होती है ψm बराबर ψ/d × m। ठीक है जी, जहाँ पे चुंबकीय सुग्राहिता देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका निकाला जा सकता है कि चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है उसके निधान की विधि कौन सी जो होती है, जो चुंबकीय सुग्राहिता की निधान की जो विधि होगी वो होगी गो विधि होती है। ठीक है, और उसको ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है गो चुंबकीय तुला के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका निकाला जा सकता है कि चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है उसके ज्ञात की विधि कौन सी होती है, वो होती है गो चुंबकीय तुला के द्वारा उसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका निकलेगा ये। अब इसकी 1-2 लिमिटेशन है वो जान लेते हैं। देखो पहली लिमिटेशन है आपकी गैसों की चुंबकीय सुग्राहिता उपयुक्त नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा फैराडे की विधि। बिल्कुल शॉर्ट में कराने की कोशिश की है मैंने आपको, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चुंबकीय सुग्राहिता का चुंबकीय आघूर्ण संबंध। अब देखो चुंबकीय सुग्राहिता का चुंबकीय आघूर्ण संबंध क्या होता है। ठीक है, ये होता है चुंबकीय आघूर्णों को बोर मैग्नीटोन में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 1 मैग्नीटोन यानी कि 1 मेगावोल्ट के अंदर
एक यानी कि 1 मेगावोल्ट क्या होता है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि 1 Bm बराबर क्या होगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन में दे दे EH बराबर 4 पाई m, C की जगह E दे दे, यानी कुछ इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये होता है आपका 1 यानी कि 1 मेगावोल्ट बराबर होता है EH अपॉन में 4 पाई MC, ठीक है। और ये जो होता है ये आपकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻27 आर्क प्रति कोस, ठीक है। यानी कि 1 मेगावोल्ट बराबर क्या होता है आपका, 1 मेगावोल्ट बराबर जो होता है आपका, ठीक है, वो होता है EH अपॉन 4 पाई MC बराबर ये होता है आपका 9.27 इंटू 10⁻27 आर्क पर गोस, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जहाँ पे ESU क्या होता है, देखो यहाँ पे E पूछ लेगा, यहाँ पे ESU जो होता है आपका, ESU में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। जहाँ पे E जो होता है आपका, ESU में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। देखो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है आपका, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है आपका वो होता है μEF बराबर 2.83, फिर ब्रैकेट फिर अंडर रूट में हो जाएगा आपका कायम इंटू TBm, ठीक है। ये जो होता है ना आपका, देखो ये वाला जो कायम जो होता है इसको हम कहते हैं शुद्ध मोलर चुंबकीय सुग्राहिता, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध मोलर चुंबकीय सुग्राहिता, ठीक है। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपकी शुद्ध मोलर चुंबकीय सुग्राहिता होती है और जो आपका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, इन दोनों के बीच संबंध बताइए क्या होता है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय सुग्राहिता का चुंबकीय आघूर्ण के बीच क्या संबंध हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम, एक मिनट, देखो न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा, किसी परमाणु या आयन या अणु का चुंबकीय आघूर्ण निम्न दो मानों के योग होता है। देखो किसी परमाणु का आयन या अणु का चुंबकीय आघूर्ण, जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है, निम्न दो मानों का योग होता है। अब देखो कौन कौन सा होता है। फर्स्ट होता है, यदि मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण, यदि सपोज करो इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है मेरा, ठीक है, उस चक्रण के कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। यदि सपोज करो इलेक्ट्रॉन क्या इस कक्षक के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्रण कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, जो उसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा ना इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण, उसका होगा G, फिर अंडर रूट में होता है G, अंडर रूट में होता है SS+1 इंटू BM, ठीक है। नहीं तो ये वाला जो होता है आपका, ये वाला होता है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो ये वाला आपका होता है। यदि देखो एग्जामिनर क्या करेगा आपसे, एग्जामिनर आपको ये पूरा पॉइंट लिख के दे देगा कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको ये पूरा पॉइंट दे देगा लिख के, और आपसे ये पूछ लेगा कि फिर उसका क्या होगा, चक्रण उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। अब देखो जहाँ पे G क्या होता है, यहाँ पे जो G होता है वो होता है गायरोमैग्नेटिक अनुपात, ठीक है। और यहाँ पे S की हम बात करते हैं, इसके अंदर S जो होता है दोस्तों वो होता है चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। S क्या होता है, S होता है इसके अंदर चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है जी। अब देखो यदि मैं इसके लिए बात करता हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात करता हूँ इसके लिए, तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए G बराबर होगा 2, और S बराबर क्या होगा, S बराबर इसके अंदर 1/2 पुट कर देंगे हम, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसके अंदर G बराबर 2 और S बराबर 1/2 पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे मेरा चुंबकीय आघूर्ण का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट है हमारे ये, इन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखो जो मोलर चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है वो एक योग तथा संरचनात्मक गुण है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है आपका, जो मोलर चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है उसको हम काई से प्रेजेंट करते हैं, एक योगात्मक तथा संरचनात्मक गुण है, ठीक है। क्या होता है, एक योगात्मक तथा संरचनात्मक गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो मर्क्यूरियस क्लोराइड जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है Hg2Cl2, ठीक है। और मर्क्यूरियस क्लोराइड कैसा होता है, ये होता है हमारा प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मर्क्यूरियस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Hg2Cl2, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये होता है आपका प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है जी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्यूपर्स क्लोराइड। अब देखो क्यूपर्स क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Cu2Cl2, ठीक है। हो सकता है पूछ ले एग्जामिनर ये भी आपसे कि क्यूपर्स क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है।
CO2Cl2, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है H4P2O6, ठीक है। क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H4P2O6। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच निम्न प्रकार संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। तो ये जो संबंध होता है ना, देखो चुंबकीय आघूर्ण और दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच, यानी कि अयुग्मित की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके अंदर n का जिक्र होगा, ठीक है। n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो यानी कि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ही आपको समझ जाना है कि फॉर्मूला किस टाइप का होगा, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होगा ब्रैकेट में फिर अंडर रूट में n+2, ठीक है जी, होगा। अब देखो ये वाला आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपका ये आपको 1 से 2, 2 से 3 नंबर दे सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको। अगर जो मैं आपको थोड़ा लॉन्ग में समझाता हो सकता आपको समझना है, लेकिन मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट खुद ने बनाया, ये बुक में से देखकर मैंने खुद ने बनाया, और हो सकता है आपको अच्छा भी लगे ये। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा निकिल, ठीक है जी। ये क्या है हमारा, ये होता है आपका निकिल, ठीक है। निकिल के अंदर +2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर अधिक है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर से हमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, गायब करने हैं, ठीक है। प्लस का मतलब यही होता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और वे इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, गायब करना है, ठीक है। देखो ये है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अंदर जो देखो जो निकिल जो होता है, ठीक है, निकिल के अंदर यानी कि Ni+2, इसके अंदर जो उपसय संयोजक संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों कितनी होती है, वो होती है 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पहला निकलता है कि जो निकिल जो होता है उसके अंदर उपसय संयोजक संख्या कितनी होती है, वो होती है 4, ठीक है। कितनी होती है, 4। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि जो निकिल जो होता है इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, वो होता है 2.83 BM, ठीक है ना, मेगा वोल्ट। कितना होता है, 2.83, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकला, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो ये निकला कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या निकला, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये निकाला आपका उपसय संयोजक संख्याओं की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर होगी 4। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये निकाला हमने कि जो निकिल जो होता है, निकिल के अंदर निकिल का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, वो होता है 2.83 BM, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 क्वेश्चन अब लोग हम इसके अंदर से निकाल चुके हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन, निकिल जो होता है, ये वाला जो निकिल जो होता है ये आपके 2 प्रकार का जटिल आयन बनाता है, ठीक है। कौन कौन से, ये 2 प्रकार के जटिल यौगिक बनाता है। पहला जो बनाता है ये बनाता है NiCN4। देखो 1 मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो निकिल जो होता है, निकिल आपके 2 प्रकार के जटिल यौगिक बनाता है। अब देखो कौन कौन से बनाता है। पहला बनाता है ये वाला आपका NiCN4, इसके ऊपर 2-, ठीक है। और दूसरा बनाता है Cl में, ठीक है। पहला तो Cn में बनाता है, दूसरा बनाता है Cl4 में, ठीक है जी, बनाता है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलेगा, और जब ये वाला जटिल आयन जो बनता है इसके अंदर संकरण कैसा बनेगा, ठीक है। यानी कि NiCN4, ठीक है। यानी कि इस वाले लिगेंड के अंदर जो संकरण बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा DsP स्वर बनेगा, ठीक है। और इस वाले निकिल के अंदर कैसा संकरण बनेगा, इस वाले के अंदर जो बनेगा क्लोरीन वाले के अंदर वो बनेगा sp3 संकरण, ठीक है। और देखो, और ये संकरण जो बनेगा कैसा होगा, ये होगा अनुचुंबकीय। ये वाला कैसा होगा, ये वाला होगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। कैसा होगा, ये वाला होगा प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ से देखो हमने इसी चीज़ से कितने क्वेश्चन निकाल दिए। अब देखो इनका चुंबकीय आघूर्ण, देखो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा आपका इनका जो DsP स्क्वायर वाले संक्रमण का जो प्रतिचुंबकीय होगा वो होगा चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, और जबकि अनुचुंबकीय का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा 2.8, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने कितने क्वेश्चन निकाल दिए, 2, देखो एक क्वेश्चन ये, एक ये, 2 और 2 4, 5 6 7 8, लगभग 10 क्वेश्चन निकाल दिए हमने इसी से। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आपका, अब Fe के ऊपर अगर जो मैं आपको समझाता तो आपको हो सकता है वो आपको याद ना रहे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। इसी प्रकार हमने Fe का कॉन्सेप्ट बनाया। देखो Fe+3, ठीक है। अब देखो Fe+3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो
इसका जो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, वो होगा 5.92 BM होगा। ठीक है, इसके अंदर उपसर्ग संयोजक संख्या कितनी होगी, वो होगी इसके अंदर 6 होगी। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका यही निकलेगा कि Fe+3 के अंदर उपसर्ग संयोजक संख्या कितनी होगी और इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, वो होता है 5.92 BM। ठीक है, अब देखो ये वाला जो जटिल यौगिक होगा ये भी दो प्रकार के जटिल यौगिक बनाएगा। ठीक है, पहला बनाएगा FeCN6 में बनाएगा, दूसरा बनाएगा जो जटिल यौगिक बनाएगा वो बनाएगा Fe6 में। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे संकरण के ऊपर क्वेश्चन निकलेगा कि ये वाला जटिल यौगिक कौन सा संकरण बनाएगा, ये बनाएगा Du2sp3 संकरण, और ये वाला जो Fe6 जो वाला जो संकरण बनाएगा ये बनाएगा sp3Du2 संकरण। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना। इन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर से हो सकता है आपके 4 से 5, 5 से 6 हो सकता है एग्जामिनर इन दोनों को ही दे दे आपको। ठीक है, अगर जो इनमें से आपका क्वेश्चन तो पक्का जरूर आना है, 100% इस चीज़ की 100 है। ठीक है, अब देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है चुंबकीय सुग्राह्यता ताप के साथ संबंध। देखो चुंबकीय सुग्राह्यता का ताप के साथ किस प्रकार संबंध होता है। देखो जो चुंबकीय सुग्राह्यता नेक्स्ट हेडिंग हमारी उसका होता है, देखो ये आपकी चुंबकीय सुग्राह्यता जो होगी वो ताप की क्या होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसकी क्या होता है, जो चुंबकीय सुग्राह्यता जो होती है वो आपके ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं, जब यहाँ से हम व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को बताएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। जी हाँ आती है, इसको हम कहेंगे स्थिरांक। ठीक है जी, ठीक है, अब देखो अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर C/T से यानी कि इसके अंदर हमने -θ क्या किया इसके अंदर से यानी कि इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसमें तो यानी कि ये जो थीटा हुआ ना ये आपका क्यूरी वाइज नियम आया निकल के एक। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर से हमने एक माइनस जो थीटा ना इसके अंदर से हमने एक दूसरी वैल्यू इसके अंदर से हमने यानी कि ये वाला जो टेम्परेचर था ना इसके अंदर से हमने एक दूसरे वाला जो थीटा वाइज स्थिरांक था इसको हमने इस वैल्यू को घटा दिया। ठीक है, और जब हमने इसको घटाया तो इसको दूसरा नाम दिया गया क्यूरी वाइज नियम। ठीक है, तो इस थीटा के कारण इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया क्यूरी वाइज नियम। ठीक है, तो ये क्यूरी वाइज का नियम हो गया एक। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निकलता है। देखो 1/, यानी कि जो आपकी 1/m जो है, ठीक है, ये टी देखो ये और प्लस टी। ठीक है, जब इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं यानी कि चुंबकीय सुग्राह्यता और टी। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में यानी कि 1/, चुंबकीय सुग्राह्यता और टी यानी कि जब इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सीधी रेखा। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये वाला पॉइंट दे दे कि 1/m व टी के बीच यानी ग्राफ खींचने पर क्या प्राप्त होता है, हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा। देखो ये रही ग्राफ में, देखो हमने देखो ये चुंबकीय सुग्राह्यता और प्लस टेम्परेचर। ठीक है, इनके बीच में हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची। जैसे हमने एक सीधी लाइन खींची तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, इनके बीच में जैसे हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो थीटा वाइज स्थिरांक जो होता है, देखो ये जो आपका क्यूरी वाइज नियम जो होता है इसमें जो थीटा स्थिरांक जो होता है इसके लिए जो फेरस चुंबकीय का जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और थीटा वाइज स्थिरांक जो होते हैं इसके लिए एंटी फेरो चुंबकीय क्या होता है, वो होता है माइनस। ठीक है, यानी कि जो इसके लिए जो वैल्यू जो होती है एंटी फेरो चुंबकीय की वो होती है माइनस और फेरो चुंबकीय के लिए होती है पॉजिटिव। ठीक है जी, होती है। जो क्यूरी वाइज देखो जो क्यूरी वाइज नियम का क्या करते हैं, क्यूरी वाइज नियम का पालन करने वाले सूत्र। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकाला जा सकता है, जो क्यूरी वाइज नियम का जो पालन करने वाला सूत्र कौन सा होता है। देखो क्यूरी वाइज नियम का जो पालन करता है वो कौन सा फॉर्मूला, वो ये वाला। देखो चुंबकीय आघूर्ण बराबर 2.83 फिर ब्रैकेट में काई/xm और फिर ब्रैकेट में t-θ और bm। ठीक है जी, तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये आपका क्यूरी वाइज नियम का क्या करता है, ये क्यूरी वाइज नियम का पालन करता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपका ये क्यूरी वाइज नियम का क्या करता है दोस्तों, पालन करता है। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी एलएस युग्मन सहायता से मुक्त परमाणु या आयनों का सामान्य अवस्था पद का निर्धारण करना। देखो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन क्या निकलता है, पहला क्वेश्चन ये निकलता है आपका ये निकलता है कि रसल व सैंडर्स ने यानी कि जो आपके एलएस युग्मन जो थे एलएस युग्मन यानी कि एलएस युग्मन की खोज सबसे पहले किसने की थी, जो एलएस युग्मन की सहायता से मुक्त परमाणु या आयनों की सामान्य पद के निर्धारण यानी किसने किया था, वो किया था रसल और सैंडर्स ने। कब किया गया था, 1925 में
देखो परिणामी कोणीय संवेग व परिणामी चक्रण कोणीय संवेग के युग्मन की व्याख्या की। यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि कोणीय संवेग का परिणामी युग्मन की व्याख्या किसने की थी। वो की थी सबसे पहले रसल और सैंडर्स ने। कब की थी? 1925 में, ठीक है ना, जिसको हम एलएस युग्मन कहते हैं, ठीक है जी, कहते हैं। अब देखो, अब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था, सपोज करो यदि किसी कक्षक के अंदर ये परमाणु है, ठीक है जी, किसी कक्षक के अंदर क्या है? किसी कक्षक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी किसी कक्षक के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, या किसी परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनकी जो क्वांटम संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, उन्होंने ये बताया, ठीक है। क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि देखो जो सैंडर्स, यानी कि जो सैंडर्स और रसल थे, देखो रसल्स और सैंडर्स, इन्होंने 1925 में क्या बताया था? उन्होंने 1925 में सबसे पहले क्या किया? इन्होंने सबसे पहले एलएस युग्मन की क्या की? एलएस युग्मन की व्याख्या की। और व्याख्या करने के बाद इन्होंने ये बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु या कक्षा के अंदर होता है, ठीक है, तो उसकी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। उसकी कितने प्रकार की होती है? उसकी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट होती है मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड होती है आपकी द्विवंशी, थर्ड होती है चुंबकीय, और फोर्थ होती है आपकी चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या। यहाँ से क्वेश्चन आपका निकाला जा सकता है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? उसको हम करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। और द्विवंशी क्वांटम संख्या होती है उसको किससे प्रेजेंट करते हैं? उसको करते हैं हम स्मॉल एल से, ठीक है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे? उसको स्मॉल एम से, ठीक है। और जो चक्रण क्वांटम संख्या उसको कैपिटल एल से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है आपका। आपको एक एक डीपली बात पढ़नी पड़ेगी, एक एक छोटी छोटी बात पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, परमाणु के चक्रण का कोणीय संवेग क्या होगा? देखो, ये जो होता है ना आपका, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है, तो क्या होगा? यानी कि परमाणु के चक्रण के कारण क्या होगा? वो होगा L ब्रैकेट में L+1, ठीक है। कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग होगा आपका S+1, ठीक है जी। जहाँ पे S क्या होता है? S होता है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। और जहाँ पे S बराबर क्या होता है? S बराबर जो होता है आपका वो होता है हाफ इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल है। तो ये वाला हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। देखो, यदि उपकोष अर्धपूर्ण है, यदि मैं बात करता हूँ यदि मेरा उपकोष अर्धपूर्ण है, अर्धपूर्ण का मतलब क्या होता है? यानी कि अर्धपूर्ण का मतलब होता है कि वो आधा, ठीक है। यदि क्या है? उपकोष क्या अर्धपूर्ण है, यानी कि उपकोष मेरा आधा है, तो L बराबर क्या होगा? 0। अर्थात हम कह सकते हैं J का मान कितना होगा? J का मान 1 ही संभव होगा, ठीक है। यदि उपकोष क्या है? अर्धपूर्ण है, तो L बराबर क्या होगा? 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो J का जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी एक संभव होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, यदि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्धपूर्ण, यदि मैं बात करता हूँ उपकोष के अंदर क्या है? अर्धपूर्ण, यानी कि आधे से भी कम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरा पी उपकोष है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? देखो 1 2 3, ठीक है, और 3 और 3 6, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके 6। और आधा कब होगा? आधा जब ये होगा जब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आप कह सकते हो ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आधे से भी कम है, ठीक है। यानी कि अब ये आधे से भी कम है ये वाला उपकोष। जब ये आधे से भी कम है तो J बराबर क्या होगी? J बराबर जो कंडीशन जो होगी ना हमारी, J बराबर होगा L-, ठीक है, कम। और जब इसके अंदर क्या होगा? देखो, जब ज़्यादा होंगी, यानी कि जब आधे से ज़्यादा होगी, जब होगी J बराबर L+S लेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यानी कि उपकोष के अंदर आधे से ज़्यादा होंगे, जब कंडीशन होगी हमारी J बराबर L+S, ठीक है जी। अब देखो मुक्त परमाणु या आयन, देखो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे मुक्त परमाणु या आयन की सामान्य अवस्था का पद क्या होता है? जो मुक्त परमाणु या आयन जो होते हैं उसकी सामान्य अवस्था का पद होता है वो होता है आपका 2s+1 Lj बराबर 3p नोट होता है, ठीक है। क्या होता है? 3p नोट होता है। अब देखो, इसी के ऊपर हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका कार्बन सी का। देखो कार्बन सी जो होता है, यानी कार्बन कितने पर होता है? वो तो 6, यानी कि इसकी सामान्य अवस्था पद निकाल लिया। अब हम कैसे निकालेंगे इसकी कार्बन की? अब देखो कार्बन कितने पर होता है? कार्बन होता है आपका 6 पर। सबसे पहले हमने क्या किया? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। 1s2 की 6 होता है, लेकिन कितना होगा यहाँ पे लास्ट कक्षक में? कितने? यानी कि 2, 4 और 2 6, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे इसके लास्ट कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब देखो पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 1 2 3,
जो पी उपकोष जो होता है उसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, ये तो आपको पता है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 2, 1 और 1 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि कैसे चलते हैं हम, 0 से लेकर +1 चलते हैं, यहाँ पे -1 माइनस होगा। अब देखो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे पी के लिए था, यदि यहाँ पे होता डी के लिए होता, ठीक है। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, डी में कितने कक्षक होते हैं? डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। अब देखो, अब डी के लिए आप यहाँ से आपने को ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर जी यहाँ पे आपने 0 से आप कैसे स्टार्टिंग करते हो। देखो यहाँ से 0 कैसे स्टार्टिंग करोगे? +1 -1, ठीक है। फिर उसके बाद +2, फिर -2, यानी कि ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं आगे को, ठीक है। जैसे जैसे कक्षक बढ़ेगी, यहाँ से +1 था, आपके +2 लेंगे, फिर +3 लेंगे, और इधर -2 -3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है। आप डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, अब यहाँ पे एल के लिए देखो, अभी हमने क्या बताया था यहाँ पे, देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो। एल के लिए हमने ये बताया था आपको, देखो यदि एल बराबर, देखो यदि उपकोष क्या अर्धपूर्ण यानी कि आधा है, तो एल बराबर क्या होगा? 0 होगा, अर्थात जे का मान कितना संभव होगा? जे का मान 1 संभव होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए? 1 और 1 2, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो कक्षक है ना उपकोष, ये आपका आधे से भी कम है, ठीक है। जब ये आधे से भी कम है तो एल बराबर जो लेंगे ना, एल बराबर लेंगे +1 फिर +0, ठीक है। तो एल बराबर संभव मान कितना होगा? वो आ गया आपका एल बराबर 1, ठीक है जी। यहाँ पे एल बराबर आपका 1 आ गया। अब देखो, अब यहाँ से एस की वैल्यू हम निकालते हैं। देखो एस की जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, एस की निकालते हैं, ये चीज़ हमने अभी पीछे पढ़ी है। ये वाला फॉर्मूला होता है एल बराबर, वो होता है हाफ इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो हाफ आ गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर कितनी है? देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 1 2, ठीक है जी। कितने हैं? 2 है ना। देखो यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 काट दिया आपने, तो कितना बच गया? एस बराबर आ गया आपका 1। अब देखो चक्रण गुणांकता, चक्रण गुणांकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, वो होता है 2s+1 होता है। क्या होता है? अभी पीछे पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट में, वो होता है चक्रण गुणांकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका 2s+1 होता है, ठीक है जी। क्या होता है? 2s+1 होता है, 2s+1 होता है। तो यहाँ पे s की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे s की वैल्यू पुट करके हमारी कितना आ गया? चक्रण गुणांकता आ गई हमारी 3, ठीक है जी, आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट अब आ चुका है हमारा। देखो यदि उपकोष अर्धपूर्ण है, यानी कि उपकोष क्या? अर्धपूर्ण, यानी कि आधे से क्या? आधे से भी कम है, कम भरा है, ठीक है। तो जे बराबर हमने क्या बताया था? जे बराबर बताया था हमने L-S, ठीक है। यदि वो आधे से ज़्यादा भरा है तब क्या होगा? जब होगा जे बराबर L+S होगा, ठीक है। यानी कि जे बराबर L-S, एल की वैल्यू कितनी निकालती है हमने? 1, और एस की कितनी निकालती 1, तो टोटल जे बराबर क्या आ गया? वो आ गया आपका 0, ठीक है। तो जे बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो इसकी सामान्य अवस्था हमने क्या बताई थी? वो ये बताई थी, देखो सामान्य अवस्था 2s+1 Lj बराबर 3p0, ठीक है। यानी कि जे की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई यहाँ पे 0। देखो कहाँ बताई थी हमने? ये बताई थी, देखो ये रही सामान्य अवस्था पद 2s+1 Lj बराबर 3p0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जे की वैल्यू पुट करी है इसके अंदर, देखो ये कर दी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सामान्य अवस्था पद आ गई 3p0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चन को करने के बाद हो सकता है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की सामान्य अवस्था पद निकालो। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप सबको अच्छे से आता है, 1:2:2p3। अब देखो निकाल दिया आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकाल दिया जी, ठीक है सर जी आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो, यानी कि पी उपकोष के अंदर कितनी कक्षक होती है? वो होती है आपकी 3, 1 2 3, ठीक है जी, आपने 3 कर दी, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 0 +1 -1, ठीक है जी, आ गया। यानी कि आपके क्या ये जो है आपकी, यानी कि ये इस बार आपकी आधी भरी हुई है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। इस बार कितने? 3। तो यानी कि आप कह सकते हैं ये वाला जो उपकोष है इस बार ये आधा भरा हुआ है, ठीक है जी।
ये वाला इस जो है इस बार क्या भरा हुआ है, ये वाला उपकोष जो है बच्चों वो आधा भरा हुआ है, ठीक है। और जब ये आधा, अब देखो यहाँ पे एल के लिए, अब देखो एल के संभाव मान क्या होंगे, अब देखो +1 0 और यहाँ पे -1 भी लेंगे इस बार हम, ठीक है, क्योंकि तीनों के अंदर भरे हुए हैं ना, तीनों के अंदर है ना। यदि यहाँ पे 2 होता तो फिर हम +1 0 लेते, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर, यानी कि +1 0 -1, तो यहाँ पे P बराबर कितना आ गया, P की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है जी, आ गई। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है S बराबर ½ × अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर कितनी है, वो है दोस्तों यहाँ पे 3, 1 2 3, कितनी है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है जी। तो आप कितना आ गया यहाँ पे आ गई S की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई, ठीक है सर जी, आ गई 3/2। अब देखो चक्रण गुणांकता कैसे निकालते हैं। चक्रण गुणांकता का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 2s+1 होता है। कितना होता है चक्रण गुणांकता का फॉर्मूला, वो होता है आपका 2s+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, S की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3/2 + 1, S की वैल्यू आपने पुट कर दी इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है जी, कर दिया आपने। तो करने के बाद देखो, यानी कि आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, यानी कि 2 × 6 + 2, यानी कि कितना आ गई, यानी कि जो आपकी चक्रण गुणांकता आ गई वो आ गई आपकी 4 यहाँ पे, ठीक है जी, हाँ जी, आ गई यहाँ पे 4 आ गई हमारी। अब देखो उपकोष जो था हमारा, उपकोष अर्धपूर्ण है, यानी कि जो उपकोष जो है हमारा, उपकोष यानी कि आधा भरा हुआ है इस बार, यानी कि आधे से कम नहीं है इस बार, क्या उपकोष आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो L बराबर क्या होगा, L बराबर 0 होगा, ठीक है। तो J बराबर कितना आ गया यहाँ पे, J बराबर आ गया 3/2। अब सर जी यहाँ पे J बराबर 3/2 कैसे निकाला आपने, देखो एक मिनट, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, देखो ये वाला, देखो जब ये कम भरा हो कब क्या लेते हैं, L-S लेते हैं, जब ज़्यादा हो तो कितना लेते हैं, L+S लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं यहाँ पे, L+S लेते हैं, J बराबर, देखो यहाँ पे मैंने यही किया है, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया आपको एकदम से, देखो यहाँ पे J बराबर L+S, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी निकाली हमने, L की वैल्यू आपकी कितनी है 0 और S की वैल्यू कितनी है 3/2, तो कितना आ गया यहाँ पे, वो आ गया आपका J बराबर 3/2, ठीक है। क्लियर हुआ, J बराबर क्या लेते हैं, L+S लेंगे ना। यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है इस बार आधा है, यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन उठला आपको नहीं समझ आ रहा हो, यदि यहाँ पे क्या होता, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इसके अंदर 2 होते सर जी, जब क्या लेते, जब J बराबर हम वही वाली कंडीशन लेते L-S, ठीक है, क्योंकि ये आधे से भी कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उपकोष क्या है, यहाँ पे उपकोष आधा भरा हुआ है, तो इस वजह से हमने J बराबर क्या लिया, यहाँ पे J बराबर हमने L+S लिया, ठीक है। और यहाँ पे L की वैल्यू थी 0 और S की वैल्यू आई थी हमारी 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारा J बराबर आ गया 3/2, ठीक है, ठीक है। अब देखो सामान्य अवस्था पद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी जो J की वैल्यू आती है ना निकल के, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। 2s+1 LJ बराबर 4s, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। कितनी आ गई, ये आ गई 3/2। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार, देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया, 1s2 2s2 2p की 6 ना होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट कक्षा में कितने 8, तो यानी कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 4 4 8। अब देखो, अब इसके अंदर यानी कि यह है पी कोश के अंदर कितने कक्षक होते हैं, वो होते हैं 3, ठीक है जी, 3 होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 1 2 3, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या किया, पेयर बना लिया, ठीक है। तो 0 +1 -1, ठीक है जी, हो गया, आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे, अब आप ये सोच सकते हो कि सर जी यहाँ पे L के लिए आपने एक चीज़ यहाँ पे क्या किया, देखो L के लिए अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम ये करते थे 0, ये करते थे +1 -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 बार आ रहा है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे पेयर बना रखा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर बनाएगा ना, तो हम इस चीज़ को 2 बार लेंगे, ठीक है। यानी कि जो +1 लेंगे, +1 को हम 2 बार लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 हैं, ठीक है। जब कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो +1 लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 और +1, ठीक है। यही किया है मैंने, देखो +1 +1 0 -1, ठीक है। इससे 1 कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको यही डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, ये आपका अब हो गया होगा। ठीक है जी। अब देखो, अब इसके लिए हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इस कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वाले के लिए -1 ले लिया आपने, इसके लिए +0 ले लिया। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए +1 लेंगे। ठीक है, तो इस कारण हमने +1 लिया। ठीक है जी, इसलिए लिया। अब यहाँ पे एस की हम वैल्यू निकालेंगे। एस की कैसे निकालते हैं? देखो, अब देखो एस बराबर क्या होता है? वो होता है हमारा हाफ इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी इसके अंदर? वो थी हमारी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 से 2 काट के कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है जी, आ गया। तो ये आ गया हमारा एस बराबर 1 आ गया। ठीक है जी, आ गया। अब यहाँ पे हम इसके लिए निकालते हैं चक्रण गुणांकता। अब चक्रण गुणांकता क्या होती है हमारी? वो होती है 2s+1 होती है। ठीक है जी, होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके लिए एस की हम वैल्यू पुट करेंगे। अब एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? वो निकाली थी यहाँ पे हमने 1। ठीक है, निकाल ली। 2 इंटू एस की वैल्यू हमने क्या किया? 1 धर दी। ठीक है, धर दी। और यहाँ पे हमने काट पीट के कितना आ गया हमारा? वो आ गया हमारा यहाँ पे 3। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, अब इन्होंने ये कहा कि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्धपूर्ण से, यानी कि जो अर्धपूर्ण है उससे क्या हो रही है इस बार? उपकोष के अंदर अर्धपूर्ण से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस बार ज़्यादा हो रही है। देखो देखो कितनी है इस बार उपकोष के अंदर? वो है 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि आधे से क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। जब आधे से ज़्यादा होती है तो कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं हम? तो जे बराबर जो कॉन्सेप्ट लेते हैं हम वो लेते हैं जे बराबर L+S। ठीक है, और जब कम होती है जब क्या करते हैं? वो लेते हैं हम जे बराबर L-S लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे ही किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने j बराबर L+ लिया। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी थी? 1, और S की वैल्यू कितनी थी हमारी? 1। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कितना आ गया? वो आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे j बराबर वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई हमारी 2। ठीक है जी। अब देखो इसके लिए सामान्य अवस्था पद के लिए हमने क्या निकाला? सामान्य अवस्था पद जो आ गई हमारी वो आ गई 2l+1 Lj बराबर यहाँ पे 3 इंटू पी। देखो j की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, नो रट्टा मारो, इसको अच्छे से करो, आप आराम से कर जाओगे एग्जाम में जाके। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Fe2+। देखो Fe2+ की सामान्य अवस्था, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट निकाल दी। ठीक है, आपको निकाल के देखनी है। ठीक है, Fe2+ की सामान्य अवस्था कितनी होगी? ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट निकाल दिया, आपको शॉर्ट निकाल के डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, 2s+1 Lj बराबर 5d4। ठीक है, ऐसी क्रोमियम की निकाल के मैंने लिख दी। ठीक है, ये लिख दी बिल्कुल। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको घर पे निकाल के देखनी है। ठीक है, और यदि आपको देखो मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना आपको बिल्कुल शॉर्ट करा दिया जाए। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे, देखो आपको एक काम करना है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट करा दिया आपको। देखो D1 से, यानी कि D1 से लेकर D9 तक विन्यास के लिए अवस्था पद निकालने। ठीक है, इनके लिए देखो 3D के अंदर जो सामान्य अवस्था पद होगी वो होगी 2s+1 Lj बराबर कितनी होगी? 3/2। ठीक है, ये आपको निकाल के देखनी है। ठीक है, मैंने तो बिल्कुल शॉर्ट कर दिए। ठीक है, बुक में दे रखी है, लेकिन आपको शॉर्ट भी करना है क्योंकि आप बिल्कुल लॉन्ग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब देखो जैसे आप 3D² के लिए चलोगे, देखो 3D² के लिए चलोगे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था? 2, यहाँ से क्या बढ़ा? 1 बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यानी कुछ इस टाइप से आपको ट्रिक बना के याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं 3D की 3। ठीक है, इसके लिए देखो यहाँ पे देखो इस बार क्या हुआ? यहाँ पे 3 था, 3 से कितना बढ़ा? 3 से बढ़ गया यहाँ से 4। ठीक है जी, और यहाँ पे 2 था, 2 से कितना बढ़ा? 3। ठीक है, तो 3/2 आ गई इसी। अब देखो नंबर 4, अब 3D4 के लिए देखो यहाँ से 4 से कितना बढ़ा? यहाँ से 5, यानी कि एक एक आपका बढ़ता जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बढ़ा? यहाँ पे 3/2 से इस बार क्या होगा? यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे 6 बढ़ा। आप इसी प्रकार 6 7 8, देखो ये आपको सारे क्या करने हैं? ये आपको सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ए। देखो 1 Bm बराबर, यानी कि 1 मेगावोल्ट बराबर क्या होता है? ये होता है EH बराबर 4πmc। ये मैंने आपको दोबारा रिपीट कराया है। ठीक है, जहाँ पे E क्या होता है? जहाँ पे E जो होता है ESQ में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पे H क्या होता है? H होता है प्लांक की स्थिरांक होता है। यहाँ पे M क्या होता है? M होता है इलेक्ट्रॉन की सन्निहिति होती है। ठीक है, और यहाँ पे C क्या होता है? C होता है प्रकाश का वेग।
तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बिल्कुल न्यू, वह है एकल अयुग्मित का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। देखो जो एकल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। देखो यदि मैं सपोज करूँ तरंग यांत्रिकी के अनुसार, यदि मैं बात करता हूँ कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, वो जो होगा ना आपका वो होता है म्यू एस बी, यानी कि म्यू एस बराबर होगा जी, फिर अंडर रूट में होता है एस एस प्लस 1। ठीक है, ये आपका दोबारा प्रेजेंट हो चुका है दोबारा से। कितना होता है, यह होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है आपका होता है म्यू एस बराबर जी अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस एस प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे एस क्या होता है, ये होता है चक्रण, और जी क्या होता है जो होता है आपका गायरोमैग्नेटिक अनुपात होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे देखो, यदि मैं बात करता हूँ इसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की, देखो यदि मैं बात करता हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, जी बराबर 2 होगा और एस बराबर 1/2। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। ठीक है, देखो एकल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखो अब मैंने क्या किया इसके अंदर, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर s बराबर 1/2, यानी कि ये जो फॉर्मूला था इसके लिए मैंने s बराबर 1/2 और g बराबर 2 मैंने इसके अंदर क्या किया, पुट कर दिया। देखो g बराबर 2 और s बराबर 1/2, तो पुट करने के बाद मेरा म्यू एस बराबर कितना आ गया, ये आ गया का म्यू एस बराबर 1.73 bm। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पूछे जा सकते हैं, जो म्यू एस जो होता है उसका कितना चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो होता है 1.73 bm होता है। ठीक है जी, ठीक है। देखो बिल्कुल नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा, एकदम नया कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये कहता है कि अयुग्मित, ये कहता है कि एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु आयन परमाणु का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखो यदि मैं बात करता हूँ एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि एक से ज़्यादा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और मुक्त परमाणु अणु या अणु, उसका चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखो यदि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, s है, तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखो तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू एस बराबर 2ss प्लस 1। ठीक है, ये होता है आपका, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। जहाँ s क्या है, जहाँ s होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू एकल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है जी, अब देखो s बराबर होता है आपका s बराबर n इंटू 1/2। ठीक है, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया हमने। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया हमने, 1 और 2 से हमारा इक्वेशन क्या तैयार हो गई, वो आ गई हमारी n/2 n प्लस 1। ठीक है, तो हमारा टोटल निकल के क्या आ गया, यदि मैं इसके अंदर ये इक्वेशन आगे मेरी निकल गया। ठीक है, यदि मैं इस इक्वेशन के अंदर क्या करता हूँ, यानी कि इफ़ n बराबर 1 पुट करता हूँ इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने इस इक्वेशन के अंदर n बराबर 1 पुट किया तो मेरा वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई निकल के 111, यानी कि ये आ गई मेरी √3। √3 की वैल्यू अभी हमने कितनी बताई थी, वो होती है 1.73 bm होता है। ठीक है ना, तो म्यू एस बराबर 1.73 bm। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इसके अंदर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 धर के इसके अंदर आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे एक वैल्यू पुट किया था। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, यदि आप इसके अंदर 2 पुट करो तो 2 पुट करने के बाद आप इसका क्या कर सकते हो, इसका वो निकाल सकते हो वर्गमूल। ठीक है जी, वर्गमूल निकालने के बाद ये आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो वो है चुंबकीय आघूर्णों के लिए केवल चक्रण। जो चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं उनके लिए केवल चक्रण क्या होता है, वो होता है म्यू एस बराबर 4s प्लस 1 ब्रैकेट में bm। ठीक है, म्यू एस बराबर 2 या फिर होता है 2s प्लस 1। ठीक है, ये वाला जो होता है इसके अंदर से क्या क्या हमने 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये होता है आपका चुंबकीय आघूर्णों के लिए केवल चक्रण। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये वाला आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर से 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ निकल के। ठीक है, और वो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ निकल के, वो ये वाला आया हुआ। देखो ये वाला जो Fe+3 जो होता है, देखो ये वाला जो Fe+3 है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो होता है 5.92 होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है निकल के 2017 के सेट में, आपको देख लेना है। ठीक है, ये वाला कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि क्रोमियम जो Cr+2 जो होता है क्रोमियम, इसके लिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, या इसका बाह्य उपकोष कितना होता है, या इसके अंदर सामान्य अवस्था कितनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पूरी टेबल के अंदर से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये पूरी टेबल आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो फाइनली आज हमारी ये यूनिट नंबर जो 2 थी इसका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, और जैसे ही हम अगली वीडियो देंगे उसके अंदर हम इसका जो सेकंड चैप्टर होगा उसको देंगे। ठीक है, और फिर उस चैप्टर को फिनिश होने के बाद इन दोनों चैप्टरों को
उसके बाद जब हम आपको इस यूनिट के MCQ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखना, और कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।